सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। यस, व्हाट डू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस? Ma'am, it refers to the money required for carrying out the business activities. Yes, the money required for carrying out the business activities is known as business finance. It is basically concerned with funds, use of funds, how we use the funds. ठीक है ना? Business required money, और मनी कहाँ से आएगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है ना? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें सब जो एक्टिविटीज है उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट है। और हम कह सकते हैं हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास। ठीक है ना? तो पहले तो आ जाएगा व्हाई वी नीड अ बिजनेस फाइनेंस। व्हाई, किस लिए चाहिए हमें फाइनेंस? हाँ जी, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस के लिए, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है बिजनेस में, कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करनी है। हर चीज के लिए हमें जो है बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है ना? यस। Yes, ma'am. तो अब इसमें अगर हम बात करें जो फाइनेंशियल नीड्स है, हमने उसको अपनी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल। यस, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू ऑल? इट्स नॉट क्लियर? No, ma'am, it's clear. मैम मेरे को नहीं आ रही क्लियरली। आपके वाले उसमें प्रॉब्लम ना आ रही हो बेटा, इधर तो हमारे को तो आ रही है, सबको सब कह रहे हैं। भाई वो क्लास लीव करके देखता हूँ दोबारा। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो अभी मैं बता रही थी बिजनेस जो है फाइनेंस उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियस है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किस लिए चाहिए? यस अखिलेश, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें किस पर्पस के लिए चाहिए? परचेज ऑफ Fixed assets. fixed assets and working capital requirement for the day to day needs या डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए। ऑपरेशंस मींस डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए। नाम ही फिक्स्ड कैपिटल है, ऑब्वियस है जो भी फिक्स कैपिटल आपने परचेज करनी है, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सब रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म में फंड्स चाहिए होते हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फंड्स चाहिए तो वो डिपेंड करता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है, हमारा लार्ज स्केल ऑपरेशन है या स्मॉल स्केल बिजनेस है। ठीक है ना? अब जैसे हमने इसमें पहले पढ़ा भी था कि मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको मोर कैपिटल की जरूरत होती है देन ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है ना? एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां पर फिक्स एसेट्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, तो ऑब्वियस हमको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट याद है। ऐसी वर्किंग कैपिटल है जहां वेरीज करता है, डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि हमारी सेल्स कैसी है, हमारा क्रेडिट पर्पस कैसा है, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। एक कंपनी में काफी टाइम लग जाता है, उधार क्रेडिट पे सामान जाता है, वापिस सेल्स टर्नओवर स्लो चलता है, तो ऑब्वियस है वहां मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना? सीजनल एक्टिविटीज हो गई, वहां मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इसीलिए फिक्स कैपिटल एंड
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, क्लासिफिकेशन या सोर्सेज ऑफ फंड्स का। आपने ध्यान रखना है 3 बेसिस पे है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो ये आपका टेबल में भी हमने किया था। 3 सोर्सेज है, पीरियड बेसिस, ओनरशिप बेसिस, जनरेशन बेसिस। तो पीरियड बेसिस पे, नाम ही पीरियड है, टाइम पीरियड के बेसिस पे होगा। तो टाइम पीरियड के बेसिस पे कौन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेस, शॉर्ट टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस। टाइम पीरियड तो 3 ही होते हैं हमारे, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बेसिस। ओनरशिप के बेसिस पे 2 है, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। जनरेशन के बेसिस पे भी 2 है, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। ये नेम आपने याद रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आता है, 1 मार्क क्वेश्चंस आ जाता है इन पे, ठीक है ना? कि 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। पीरियड्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और ओनरशिप के बेसिस पे ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, एंड इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम इनकी आगे डिटेल्स करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली नेम्स रिपीट है, ठीक है ना? अब हम पीरियड के बेसिस पे फटाफट से कर लेते हैं। पीरियड के बेसिस पे फर्स्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज, दो सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर द पीरियड एक्सटेंडिंग मोर देन 5 years कह सकते हो, या मोर देन एक्सीडिंग 5 years कह सकते हो। डेट इज क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्लियर? अब मीडियम टर्म कौन बताएगा? दो सोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर द, बताइए मोर देन कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए होते हैं मीडियम टर्म? देखिए शॉर्ट तो होते हैं लेस देन 1 year, मीडियम कितने होंगे? लेस देन 1 year ही, मोर देन 1 year। शॉर्ट हो गए लेस देन 1 year, मीडियम हो गए मोर देन 1 year, और लॉन्ग टर्म कितने हो जाएंगे? मोर देन 5 year। क्लियर? 1 और 5 के बीच में, और मोर देन 5 हो जाएंगे इसमें। अब ओनरशिप के बेसिस पे आ जाते हैं। ओनर्स फंड्स कौन से होंगे? द फंड्स विच इज प्रोवाइडेड बाय ऑनर। कोई नेम्स बताएगा मुझे? ऑनर अपने फंड्स कौन से लगाता है? कौन कौन से फंड्स होते हैं जो ऑनर खुद लगाता है अपने फर्म में? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। यार फिर अट गया, ये क्या है? म्यूट कीजिए, कौन है ये? तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस और ओनर्स फंड्स को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, कोई बताएगा? परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है ना? सेकंड आ जाता है बोरोड फंड्स। बोरोड का नाम ही बोरो किए होंगे किसी से। द फंड्स रेज थ्रू लोन्स और बोरिंग्स आर नोन एज बोरोड फंड्स। कौन कौन से आप बोरो करते हो बताइए? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स तो आपने कह दिया हम अपने ही लगाते हैं। तो बोरो कौन कौन से करते हो?
मैम डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, हमने कितने सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ी है। ट्रेड क्रेडिट्स, ठीक है ना। जितने भी बोरोड फंड्स होती हैं उसमें, क्योंकि ये बात ध्यान रखनी है, हम बोरो करते हैं तो ऑब्वियस है एक लोन की तरह होते हैं, और जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको उसको एक स्पेसिफाइड टर्म पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। मींस बिजनेस के पास दोनों का बर्डन है, लोन भी पे करना है एंड इंटरेस्ट चार्जेस भी पे करने हैं। तो बोरोड फंड के बारे में जब भी बताओगे तो ये बात जरूर साथ में बता देना कि उनमें दोनों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस। टू बेसिस हमने बताई, इंटरनल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। अब बताइए इंटरनल सोर्सेस से कौन सा आएगा। इंटरनल क्या मतलब है, विच इज जनरेटेड इंटरनली या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल का नाम ही है विच दो सोर्सेस विच आर लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बाहर से लेंगे तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाएगा। जब विद इन द फर्म आप अपना पैसा लगाएंगे, विद बड़ा अच्छा एग्जांपल कौन सा है इंटरनल सोर्सेज का, कोई बताएगा कौन सा पैसा है जो हम अपने बिजनेस में फिर से लगा लेते हैं। मैम रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ही है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स आपने अर्न किए उसे वापस फ्लो बैक, मतलब अपने फंड में अपनी मतलब अपने बिजनेस में वापस से फ्लो कर दो, वापस फ्लो बैक कर दो, वापस दे दो। और एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो जाएंगे, जब बाहर से आप लेते हो। बाहर से क्या लेते हो, फिर वही सेम चीज है। क्या लेते हो बाहर से, डिबेंचर्स, लोन्स, बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है ना। अब बताइए कॉस्टली कौन से पड़ेंगे, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कॉस्टली पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, ठीक है ना, अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो एक्सटर्नल सोर्स सबसे बेटर है। बाहर से ले लो पैसा, ठीक है ना। इंटरनल आप कितना लगाओगे, नहीं लगा सकते आप उतना। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से काफी जो है फंड्स रेज हो सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, और कई बार लाइबिलिटीज भी इंक्रीज कर देता है। क्लियर। अब हम इनकी एक एक की डिटेल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। बताइए, अभी हमने बताया रिटेन्ड अर्निंग्स। शुभम बताइए रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में। मैम जो पैसा हम बिजनेस में वापस लगा लेते। बिल्कुल करेक्ट है। रिटेन्ड अर्निंग्स की हम बात करें, ठीक है, वो अर्निंग्स जो हम रिटेन करके रखते हैं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है ना, that is known as retained earnings, means a part of profits which is retained in the business, ठीक है, for future use हम कह सकते हैं, for the future use। और इसके काफी नेम्स है, आपने वो याद रखने हैं। रिटेन अर्निंग्स से ना भी नाम आए तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी नाम आता है, सेल्फ फाइनेंसिंग भी नाम आता है इसका, तो इन नामों को भी आपने याद रखना है, ठीक है। इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये थ्री नेम्स और हैं इसके अलावा। तो इनमें से किसी नाम से भी आए तो समझ जाना रिटेन्ड अर्निंग्स की ही बात हो रही है। फिर से बता देते हैं, इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब अपना ही खुद फाइनेंस करना, वो रिटेन से होता है। सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल वही सेल्फ हो गया। एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये तो हमने वैसे भी कई बार किया है, वापस से फ्लो बैक कर देना, ठीक है ना।
नेक्स्ट आ जाते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स के। यस, एनीवन? अपने आप से बताइए, आप सोच के बताइए। जब आप अपना ही पैसा खुद इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है? ये कॉस्टली पड़ता है? बताइए सबसे पहले तो, ये मेथड कॉस्टली है? नो मैम। रिया के अलावा आप सब क्यों नहीं बोलते बेटा? सिर्फ रिया है मेरी क्लास में? सब पार्टिसिपेंट किया करो ना, बीच में ऐसे म्यूट होके बैठे रहते हो आप लोग। यस अर्शप्रीत, बताइए, रिटेन्ड अर्निंग्स कॉस्टली है या इकोनॉमिकल मेथड है? इकोनॉमिकल मेथड है। वाई इकोनॉमिकल मेथड? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। ठीक है ना? ना कोई इस पे इंटरेस्ट पे करना है, ना डिविडेंड पे करना है, ना ही कोई फ्लोटेशन कॉस्ट का पे करना है। तो इट इज इकोनॉमिकल मेथड। फर्स्ट मेरिट तो यही हो गया। सेकंड क्या आ जाएगा? डिपेंडेबल सोर्स। मींस रिटेन्ड अर्निंग्स आर मोर डिपेंडेबल। क्यों? क्योंकि हम इस पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, हम बार बार बाहर से नहीं ले सकते। ठीक है? वी डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन दी प्रेफरेंस और मार्केट कंडीशंस। ठीक है ना? हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे लिए एक परमानेंट और डिपेंडेबल सोर्स है। ऑपरेशनल फ्रीडम अगर बात करें, मोर फ्रीडम है। वाई मोर फ्रीडम है? क्योंकि जो फंड्स है वो इंटरनली जनरेट हो रहे हैं, तो ज्यादा फ्रीडम मिलती है काम करने की, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने की। ठीक है ना? और इसका ये भी है कि जो शेयर होल्डर्स है ये उन्हीं के फंड्स है, उन्हीं के फंड्स को हम बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। इससे नए शेयर होल्डर्स तो नहीं ऐड हो रहे ना, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को ही फ्रीडम मिल जाती है, उन्हीं के पैसे को यूज करके। अब देखिए, बिजनेस में अगर शॉक्स एंड कह सकते हो लॉसेस हो रहे हैं किसी भी उससे, तो उसमें भी हमें जो रिटेन्ड अर्निंग्स है हेल्प करता है। अगर आपको बिजनेस में लॉसेस हो गए, ठीक है ना, तो उसको भी आप कह सकते हो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कभी भी शॉक्स एंड सरप्राइजेस मिल जाते हैं। तो अगर आपने अलग से पैसा रखा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर है मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है। उन्हीं शेयर्स का जो पैसा है हमारा प्रॉफिट्स की फॉर्म में, हम उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है? आपके इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी के पास एडिक्वेट फंड्स है, स्टेबल इनकम हो रही है, वही पैसा हम सेव करके फिर से लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को भी रहता है कि उनको डिविडेंड मिल सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रॉफिट्स कम होते हैं, नहीं आप रिटेन कर पाते, तो आप उसको यूटिलाइज करके उनको दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेशंस। क्लियर? एनी डाउट इन एनी टॉपिक, एनी पॉइंट? लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है डिससेटिस्फेक्शन रहती है अमंग द एम्प्लॉयज, अमंग द शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हें लगता है ये उन्हीं का पैसा है जो बार बार रिटेन हो रहा है, उसके बदले उनको डिविडेंड मिल जाता। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहती है। उसके अलावा अनसर्टेन है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बार हमें प्रॉफिट्स ही हो बिजनेस में, हर बार हम पैसा रखेंगे। कई बार तो लॉसेस इतने हो रहे होते हैं कि अपने एक्सपेंसेस ही कवर अप नहीं होते, तो कहाँ से रिटेन करेंगे? तो हम इस पे हमेशा नहीं डिपेंड रह सकते। और लास्ट आ जाता है, हम कह सकते हैं इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका क्या मीनिंग है?
देखिए, जब रिटेन्ड अर्निंग्स होती है तो साथ ही वो रिटर्न्स हम सेव करते जाते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुए जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम कई बार क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स बचा बचा के रखते हैं और उसको अनप्रॉफिटेबल और जहां जरूरत भी नहीं है वहां उस पैसे को खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको ये इग्नोर कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कह सकते हो, जो आपको लगता है प्रॉफिट अर्न करके आप और उसको प्रॉफिटेबल में ले जा सकते थे, वो नहीं हो पाता। एंड लास्ट पॉइंट मैंने एक लिखवाया भी था, आई थिंक, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। जब आप पैसा जोड़ जोड़ के रखते जाते हो वो कहीं यूज नहीं दे रहा होता, ठीक है, वो अननेसेसरी आपकी कैपिटल को इंक्रीज करता जाता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बजाय कंपनी वही बात है, उसको कई प्रॉफिटेबल चीज में डाल देती। और यूज ऑफ रिजर्व्स फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर में लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। कंपनी क्या करती है, अपना ही पैसा रख रख के, पर ये कहती जाती है कि वो बोनस शेयर इश्यू कर देगी, तो ये पैसा काफी बोनस शेयर में यूज होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का। क्लियर। तो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन भी हो जाता है। Yes, any doubt? Retained earnings? No, ma'am.